पौड़ी गढ़वाल सीट में आने वाली रामनगर विधानसभा में सीएम धामी पहुंचे और यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। रामनगर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है और सीएम धामी ने कहा कि 2014 में ही बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया था और 2019 में जीत ऐतिहासिक रही, जबकि 2024 की बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ वोट से हमारे कैंडिडेट जीतने वाले हैं, जबकि कांग्रेस के कोई नेता चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। बमुश्किल कांग्रेस 5 सीट में उम्मीदवार खड़े कर रही है। सीएम धामी ने पौड़ी सीट पर बड़ी जीत दर्ज करने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ में मीटिंग की और कहा कि पौड़ी में जीत का नया रिकॉर्ड बनेगा। पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी की तरफ से अनिल बलूनी उम्मीदवार हैं। देखिए, 2014 से ज़्यादा 2019 में उत्तराखंड से 5 सीटों पर मत भी मिले थे और ऐतिहासिक भी था, और 2024 इन दोनों चुनावों से ज़्यादा मत मिलेंगे, ऐतिहासिक होगा। और ये तो क्लीन स्वीप है पूरा। इस समय आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस में कोई टिकट लेने के लिए नहीं तैयार हो रहे थे। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। अनिल बलूनी ने कल अपने प्राइमरी टीचर रहे अवतार सिंह बिष्ट से मुलाकात की। अनिल बलूनी यहां पर अपने गांव पहुंचे थे और इस दौरान अनिल बलूनी ने अवतार सिंह बिष्ट का सम्मान किया। बलूनी ने बताया कि उनकी प्राइमरी शिक्षा नकोट गांव में हुई है और वहां पर अवतार सिंह बिष्ट तैनात थे। अनिल बलूनी ने उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसके अलावा बलूनी ने कई जगहों पर लोगों से मुलाकात की और साथ ही नुक्कड़ सभाएं भी की। पिथौरागढ़ से खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस में फिर से दिखाई दी है गुटबाजी। अल्मोड़ा लोकसभा में गुटबाजी देखने को मिली है। नामांकन में नदारत रहे 5 में से 3 विधायक पिथौरागढ़, लोहाघाट और द्वाराहाट के विधायक मौजूद नहीं थे, नदारत रहे। अब एक बार फिर से गुटबाजी की खबरें देखने को मिल रही हैं। तो कांग्रेस में एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक तरफ लोकसभा के इलेक्शन है, वहीं दूसरी तरफ आपसी गुटबाजी के चलते एक बार फिर से 3 ऐसे नेता जो कि नदारत नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ में विजयवर्धन उप्रेती जुड़ गए हैं। विजयवर्धन, जब जब कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी देखी गई, काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ। कई सारे इलेक्शन में हम कुछ ऐसी तस्वीर देख चुके हैं, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव हैं, एक बार फिर से कुछ तस्वीर वैसी ही बनती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा की बात करें तो यहाँ सिर्फ 5 विधायक अभी कांग्रेस पार्टी के हैं और जिसमें से 3 विधायक नॉमिनेशन में नदारत दिखे, तो एक तरीके का ये माना जा रहा है कि ये किसी न किसी तरीके से नाराज हैं पार्टी से और अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि जब इसमें पीसीसी चीफ करण मेहरा से बात की गई तो उनका कहना है कि ये कुछ निजी कारणों से और स्वास्थ्य कारणों से नामांकन में शामिल नहीं हो पाए और तीनों विधायक पार्टी के साथ मजबूती से डटे। बावजूद इसके जो मैसेज गया है, मैसेज एक नेगेटिव मैसेज गया है, क्योंकि नॉमिनेशन वहां पर फाइल था, बाकी पार्टी के कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी मौजूद थे, लेकिन 5 में से 3 विधायकों की अनुपस्थिति निश्चित तौर पर एक नेगेटिव मैसेज को यहाँ पर बढ़ा रही है। जी, लेकिन अब देखना होगा कि 2024 में इसका क्या खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई दिग्गज नेता शामिल हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी कहा है कि 2 दिन में स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो जाएगी, चिंता करने की बात नहीं है। अभी सूची नहीं आई है, क्या आप मानते हो कौन कौन मुख्य रूप से हो सकते हैं उत्तराखंड के? नहीं, कांग्रेस की भी सूची जल्दी आ जाएगी, उसमें काफ़ी सीनियर्स को रखा गया है। 1-2 दिन में वो सूची भी आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां जितनी भी माथापच्ची करें, लेकिन हकीकत यह है कि उत्तराखंड का वोटर्स अन्य राज्यों की अपेक्षा आम चुनाव में वोट डालने में खास रुचि नहीं दिखाता है। पिछले 4 आम चुनावों में वोटिंग के लिहाज से उत्तराखंड देश भर के राज्यों में 25 से 32वें स्थान तक रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
उत्तराखंड में अन्य चुनावों की अपेक्षा लोकसभा चुनाव में वोटर खास रुचि नहीं दिखाते। ये हम नहीं कह रहे, पिछले 4 आम चुनावों के ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही दे रहे हैं। राज्य बनने के बाद अब तक हुए 4 आम चुनावों का रिकॉर्ड इस बात को दर्शाता है। इन 4 चुनावों में उत्तराखंड में नेशनल एवरेज से भी कम मतदान हुआ। इन आम चुनावों में उत्तराखंड मतदान एवरेज के लिहाज से देश भर में 25वें से 32वें स्थान पर रहा। अगर 2004 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मतदान का नेशनल एवरेज 58.07% रहा। उत्तराखंड का एवरेज 48.07% रहा। वहीं साल 2009 के लोकसभा चुनाव में मतदान का नेशनल एवरेज 58.21% था, जबकि उत्तराखंड का एवरेज 53.43% था। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में मतदान का नेशनल एवरेज 66.44% रहा, तो उत्तराखंड का एवरेज 61.67% रहा। और 2019 के लोकसभा चुनाव में मतदान का नेशनल एवरेज 67.4% था। उत्तराखंड का एवरेज 61.88% था। पिछले 4 लोकसभा चुनाव 2004, 9, 14 और 19 के जब चुनावी आंकड़ों का विश्लेषण हो रहा है तो कुछ 3-4 प्रमुख जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जहां पूरे देश में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, उसी के साथ में उत्तराखंड राज्य में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है। 2004 में जहां 48% वोट पड़ा था, 2019 में लगभग 62% वोट उत्तराखंड राज्य में पड़ा है। मुझे लगता है माइग्रेशन भी उसमें हम एक पक्ष देख सकते हैं, लेकिन इतना जरूर मानता हूं कि अपना उत्तराखंड का मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी वोटर रहता है जो वहाँ उपस्थित है वह लगभग 90-95% इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निश्चित करता है। उत्तराखंड के वोटर्स बड़ी संख्या में मतदान में हिस्सा नहीं लेते। इसको लेकर चुनाव आयोग भी गंभीर है। हालात ये हैं कि जो सांसद चुने जाते हैं उनको आधे से भी कम लोग चुनकर भेजते हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम से ये तस्वीर साफ हो जाती है। 2019 के आम चुनाव में टिहरी सीट से जीते माला राज्य लक्ष्मी को मात्र 39% वोट्स मिले। वहीं पौड़ी सीट से तीरथ सिंह रावत भी 39% वोटों के साथ जीत दर्ज कर पाए, जबकि हरिद्वार सीट से रमेश पोखरियाल निशंक 37% वोट पाकर चुनाव जीते, तो नैनीताल सीट से अजय भट्ट 44% वोट पाकर चुने गए। इसका हमने बहुत ही गहन एनालिसिस किया है। इसमें मुख्यतः फाइंडिंग जो आई है, हमारा अर्बन एरियाज़ में वोटिंग हमारा कम हो जाती है। रूरल एरियाज़ में यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत ठीक है, बट अर्बन एरियाज़ में काफ़ी कम होता है। तो इसको पता करने के लिए हमने पूरा सर्वे करवाया है। उसमें मुख्यतः जो हमारे सर्वे में जो फाइंडिंग्स आया है कि हमको क्यू में खड़ा होने के लिए पड़ता है, 3-4 घंटे वेट करना पड़ता है करके लगभग 25% रेस्पोंडेंट्स ने हमको सर्वे में ये बताया गया कि हमको क्यू में खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए हम नहीं जा पाते करके। चुनाव आयोग अब वोटर टर्नआउट को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। मुख्य कारण पलायन को भी माना जा रहा है। जीरो पलायन वाला पड़ोसी राज्य हिमाचल इसका बेहतरीन उदाहरण है। हिमाचल में पिछले 4 आम चुनाव में वोटिंग परसेंटेज उत्तराखंड की अपेक्षा कहीं ज्यादा रहा है। चुनाव में उसने नेशनल एवरेज को भी पीछे छोड़ा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई है। चुनावी कैंपेनिंग अब जोर पकड़ेगी। चुनावी कैंपेनिंग के साथ में अवैध शराब और साथ ही नकदी पर नजर रखी जाएगी। वोटर्स को प्रभावित करने के लिए शराब और साथ ही नकदी पर नजर रखेगा प्रशासन। नजर रखने के लिए इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम भी तैयार किया गया है। अवैध सामग्री पर नजर रखने के लिए ESMS की टीमें भी बनाई गई हैं, जिसमें कि पुलिस, आबकारी सहित 24 विभागों के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। अभी तक 3 करोड़ 60 लाख रुपए की शराब और साथ ही नकदी बरामद की गई। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। नामांकन हो गया है और स्क्रूटनी होनी है, लेकिन कम समय होने से लोकसभा में अब वोटर तक पहुंचना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी सोशल साइट पर वोटर तक पहुंच बनाने में जुटी हुई है। व्हाट्सएप, फेसबुक और साथ ही इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर वोटर्स को लुभाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि करीब 94% से ज्यादा लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और आमतौर पर मोबाइल के जरिए राजनीतिक पोस्ट भी देखते या फिर पढ़ते हैं। कम समय में अब इन्हीं लोगों तक पहुंच बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव में मुद्दे चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बार जोशीमठ में
सुरक्षात्मक कार्य और साथ ही सड़क चौड़ीकरण के साथ में नालियों का निर्माण सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोग इसे नगर के अस्तित्व को लेकर सबसे बड़ा विकास मान रहे हैं और पिछले वर्ष आई आपदा के बाद में केंद्र और राज्य सरकार ने जोशीमठ में कई सुरक्षात्मक और साथ ही ट्रीटमेंट के कार्य शुरू किए हैं। लोगों को उम्मीद है कि आने वाली सरकार जोशीमठ के अस्तित्व को लेकर ठोस फैसला लेगी। जीवन काल में हम पहली बार ये नालियां बनते हुए देख रहे हैं और विगत कई सालों से हमें ये परेशानी है कि जहाँ नाली है वहाँ पानी नहीं आता है और जो पानी है वो रोड में खुला घूमता है। तो अब भविष्य को देखते हुए लग रहा है कि धरातल में कुछ काम हो रहा है और काफी अच्छा काम हो रहा है, ऐसा लगता है। जी, ये जो काम आप देख रहे हैं धरातल पर, कितना महत्वपूर्ण है जोशीमठ नगर के लिए ये वाला? देखिए, जो अभी यहाँ पे जो त्रासदी आई थी, यहाँ पे कुछ हद तक जो है निकासी जो पानी की थी वो भी जिम्मेदार थी, लेकिन बहुत समय के बाद देर से जागा प्रशासन, लेकिन जागा है। अभी जो ये कार्य यहाँ पे उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग के अंदर पिछले 4 माह से कार्य बंद है, लेकिन अब सिलक्यारा टनल के बाहर कार्य में तेजी आई है। भूस्खलन से आए मलबे को हटाने में 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसका कार्य कभी भी शुरू हो सकता है। निर्माणदायी कंपनी नवयुगा ने तैयार किया है प्लान और उम्मीद की जा रही है कि कुछ दिन में मलबा हटाने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। और सिलक्यारा टनल में ताज़ा हालात कैसे हैं, ये न्यूज़ 18 के संवाददाता बलवीर परमार ने इसकी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। टनल हादसे को 4 माह से ज़्यादा का समय हो गया है। अपडेट यह है कि पूरी तरह से कह सकते हैं कि हरकत में जो जिस कार्य का काम है इस टनल को बनाना, वो पूरी तरह से हरकत में है। रात हो चाहे दिन हो काम किए जा रहे हैं। हालांकि जो अंदर का काम है, जहां मलबा फैला पड़ा है, वहां पे काम शुरू नहीं हो पाया है, पर बाहर पे पूरी तरह से हरकत है। जो पुल का काम है वो तेज़ी से किया जा रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही जो अंदर का जो कार्य है वो भी शुरू होगा, क्योंकि मलबा को हटाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे टूट हुई है। किस तरह से वहाँ पे ट्रीटमेंट कार्य करना है वो बड़ी चुनौती रहेगा। तो एक पूरे प्लान के तहत कार्य होगा। जो बड़े अधिकारी है लगातार दौरा कर रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले कुछ दिनों में जो सिलक्यारा टनल है, इस साइड में जो घटना घटी थी, 15-17 दिन जो मजदूर थे अंदर फंसे रहे थे, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो कुछ दिनों में ही काम शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि ये टनल साइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जब कार्य शुरू होगा तो कार्य रफ्तार पकड़ेगा। ऑल वेदर के तहत जो बड़ी सुरंग है यहाँ उत्तराखंड की, वह जल्दी से बनके तैयार होगी। बलवीर परमार, न्यूज़ 18, सिलक्यारा टनल, उत्तरकाशी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में फायर सीजन में जखोली ब्लॉक के जंगलों में आजकल हर तरफ आग का कोहराम मचा हुआ है और जंगलों को आग से बचाने की कोशिश हर बार असफल ही साबित होती रही है। अब तक कई हेक्टेयर जंगल जलकर राख हो चुके हैं और लाखों की वन संपदा भी जलकर राख हो गई है और अभी भी आग पर काबू पाने में विभाग असफल साबित हुआ है। के जंगलों में लगातार कई दिनों से यहाँ पे आग लगी हुई है और कई हेक्टेयर जंगल अभी तक जलकर राख भी हो चुके हैं। आप हमारे ठीक सामने देख सकते हैं, पीछे लगातार आग लगी है और पहले कई हिस्सों में यहाँ पर लगभग आग लग चुके जो अब बुझाए गए लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगातार यहाँ पर चीड़ के जंगल है और तमाम यहाँ पे जो चारा पत्ती के जंगल है, उन पे भी नुकसान हो रहा है लगातार आग से। और सबसे बड़ी बात है कि जो बड़ा बजट एक वन विभाग को मिलता है फायर सीजन के लिए, जंगलों को आग से बचाने के लिए, उसको लेकर वन विभाग जो सतर्कता पहले से नहीं बरत पाता है और एक असफलता वन विभाग की रहती है, नाकामी वन विभाग की रहती है। उसके चलते ही लगातार जो जंगल है वो आग की भेंट चढ़ रहे हैं और जिले के जखोली ब्लॉक ही नहीं अपितु कई अलग अलग क्षेत्रों में भी लगातार आग लगी हुई है, जिससे भारी नुकसान जंगलों को हो रहा है। मयाली से न्यूज़ 18 के लिए मैं संदीप भट्टको। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।